आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। यह इंडिया में आज बात रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की। जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन या कंपनी में बेहतर प्रोफेशनल रिश्तों को कायम करने और हिफाजत व रख रखाव की कोशिश करता है। ह्यूमन रिसोर्स ही रिक्रूटमेंट यानी मैन पावर की बहाली, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, लेबर वेलफेयर, सिक्योरिटी, ग्रीवियंसेस के रेड्रेसल की इकाई को स्टैब्लिश करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्या है रोल ह्यूमन रिसोर्सेज का और इसके साइंटिफिक डेवलपमेंट और मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तीन खास मेहमान। CSI HRDC के हेड डॉक्टर सिन्हा और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं HRDC में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नादिर शेख। आदाब, नमस्कार। और CSIR HRDC में ही सीनियर साइंटिस्ट शोभना। नमस्कार, आदाब। आप तीनों का ही वेलकम करते हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। तो सबसे पहले डॉक्टर सिन्हा, आप हेड हैं इसके, तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये CSIR HRDC, अगर हम HRDC की बात करें तो ये क्या है और इसका मकसद क्या है? CSIR HRDC बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि CSIR क्या है। तो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, इस रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इसके प्रेसिडेंट जो हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होते हैं। एंड इट इज़ हेडेड बाई सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑल्सो ऑफ द CSIR। CSIR की करीब 38 प्रयोगशालाएँ हैं जो कि पूरे देश भर में फैली हुई हैं। अब जहाँ पे 38 लेबोरेटरीज़ हैं, इसमें करीब 15-16 हज़ार एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जिसमें कि लगभग 5,000 साइंटिस्ट हैं, 6-7 हज़ार हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जी। इतने लोगों का अगर आप रिक्रूटमेंट और HR का रोल देखें तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसके लिए हमेशा ही CSIR में ये माना जाता है कि HR जो है एक वो एसेट होता है जी। तो उस एसेट को करने के लिए, इस एसेट को रिक्रूट करने के लिए, पॉलिश करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी 2002 में। सो इनफैक्ट CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, आज़ादी के 5 साल पहले जी। लेकिन जो HR के ऊपर इनका जो इम्पोर्टेंस है ये देती आई थी हमेशा। इंडिविजुअल लैब्स में ये प्रोग्राम्स होते रहते थे छोटे मोटे, बट 1986 में एक आबिद हुसैन कमेटी बनाई गई थी CSIR के रीओरिएंटेशन के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि CSIR में एक सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होनी चाहिए जिसमें कि जो उनके साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनकी ट्रेनिंग अच्छे ढंग से हो सके। फिर 86 से ये चलता रहा और फाइनली 2002 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई गाजियाबाद में जी। सो इसका मेन रोल हमारा ये होता है कि जब हमारे वैज्ञानिक जो हैं, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम से डायरेक्टली हमारे यहाँ CSIR को ज्वाइन करते हैं, तो जब यूनिवर्सिटी सिस्टम में होते हैं वो, तो उनका जो थीसिस का काम होता है या उनका जो R&D होता है वो अपने ऊपर फोकस रहता है कि हमें PhD लेनी है। जब CSIR ज्वाइन करते हैं तो CSIR का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, मिशन है, वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जो इंडस्ट्री को सर्व करना है, इंडस्ट्री के लिए हमें R&D बनानी है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, सो दैट कि इन टर्न हम सोसाइटी को बेनिफिट दे सकें जी। तो जब हम साइंटिस्ट हमारे जब ज्वाइन करते हैं तो वो उनको हम लोग इनिशियल लेवल पे अपने यहाँ ट्रेन करते हैं जी। उनको ये बताते हैं कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड मिशंस एंड विजन्स के साथ आपका अलाइनमेंट कैसे होगा। तो इसके वजह से उनको ये लगता है कि वो एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और इससे उनका आगे क्या भविष्य है। तो ये तो हो गया इंडक्शन लेवल पे जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनकी ऑनबोर्डिंग जरूरी है। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम रिक्रूट करते हैं किसी को, तो उनको ऑनबोर्डिंग कराना बहुत जरूरी होता है, तो बहुत आवश्यक है जी। फिर जब एक मिड लेवल कैरियर पे जब आ जाते हैं तो हम उनमें से, उन ग्रुप्स में से हम लीडर ढूंढते हैं, तो उसका भी प्रोग्राम हम कराते हैं, और उसमें से जो लीडर का जो हम लोग ढूंढते हैं, जो सर्च करते हैं, उनको फिर हम पॉलिश करते हैं, जो कि आगे जा करके ना केवल CSIR में जी, बल्कि बाहर के भी ऑर्गेनाइजेशंस में या विदेशों में जाकर के लीडरशिप भूमिका अदा करते हैं जी। तो ये मेजर हमारा ये 2 रोल हैं, और फिर आगे जब बातचीत होगी तो फिर मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके बारे में जी। डॉक्टर शेख,
आप लीड कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं एचआर में, तो आपसे जानना चाहिए कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं एचआर डेवलपमेंट में? थैंक यू नीता मैम। जैसे कि आपने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट से ही स्टार्ट हो जाती है चीज़, तो लेट मी एक्सप्लेन कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है एचआर में, उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करते हैं और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है। सो बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इट्स अ ओल्ड टर्म गिवन बाय F.W. टेलर. In that he have emphasized that there is a worker and productivity. Okay. So he said it is not a rule of thumb कि ये फोर्स, ये मैग्नेट और ये करंट अपोजिट कर दो तो वो रिजल्ट ऑलरेडी यू नो इट। बट ही सेड कि ये जो वर्कर्स हैं इनकी स्किल को अगर इम्प्रूव कर दिया जाए और जो एक प्रोसेस है उसको में से जो रिडंडेंसी है, कुछ स्टेप्स फालतू हैं, उसको हटा दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। सो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री थिंग्स। सो what we are doing, we are analyzing the need of our scientists, that what is the need, in which area they need the trainings. So we conduct a training need assessment and we talk to the directors and their group and our leaders also. Then we bring out the training module. We choose the right kind of faculty or resource persons. Then we implement it. Means it is a kind of dry run. One or two program, in that we again collect the feedback of the real scientists, those who are getting trained in those one or two batches. After that we make it as a program. So everything got freezed up, the training, the resource persons, and then we train whole lot of CSIR personnel in that area. And at the end of the program we take the evaluation process. Evaluation, if it is a really technical thing, like in which some, let us take example of GST, vigilance, other things, we give a questionnaire and then we test their knowledge. But in case of S&T intervention, we see about the results, that after getting training how they are performing. So this is the whole process we take on. Okay. Yeah. डॉक्टर शोभना, इस फील्ड में कई सारी लेडीज़ भी हैं, अगर साइंटिस्ट लेडीज़ भी हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास तरह की ट्रेनिंग्स, कुछ खास प्रोग्राम्स जिस पे एम्फसाइज किया जाता है? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो दौर चल रहा है, आज़ादी के बाद था कि महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आगे लाना है, उनको एजुकेशन में एंटर करवाना है, क्योंकि पहले महिलाएं पढ़ाई में नहीं आती थी। लेकिन अब हम इस सदी की बात करें तो महिलाएं काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी में एंटर कर रही हैं। लेकिन समस्या महिलाओं के लिए यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, एक नौकरी पाना। उनका स्ट्रगल स्टार्ट होता है नौकरी पाने के बाद में, क्योंकि एक महिला के कंधों पर दो तरह की जिम्मेदारी होती है। अभी भी भारतवर्ष में एक महिला को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। उसके कंधों पर घर का भार भी होता है और ऑफिस का भार भी होता है। तो कहीं इस भार के अंदर वो कहीं दब ना जाएं, उनका जो एम है, उनके अंदर जो काम के प्रति जो डेडिकेशन है, वो कहीं दब ना जाए। इसको हम पॉलिश करने के लिए, उस जज्बे को हम कायम रखने के लिए हम स्पेशली प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। एक हमारा प्रोग्राम जो हम पहले चला रहे थे, जो कि अभी भी चल रहा है क्योंकि उसकी रिलेवेंस कभी ख़त्म नहीं होगी, वर्क लाइफ बैलेंस, कि कैसे एक महिला कार्य क्षेत्र को और एक घर में जहाँ पर वो मुख्य आप कह सकते हैं, एक घर की वो धुरी होती है, तो उस दोनों को चलाते हुए एक तरीके से वो कहीं खो ना जाए, तो उसका हम उसको करने के लिए हम उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। लेकिन अब हमने इस साल से हमने एक नया प्रोग्राम और शुरू किया है। पहले HRDC एक लीडरशिप प्रोग्राम चलाता था, लेकिन अब हमने स्पेशली वुमेन के लिए एक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन स्टार्ट किया है। उसके पीछे की मंशा ये है कि अभी भी आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे, भारत के अंदर आप देखेंगे कि बहुत कम महिलाएं हैं जो अभी उच्च पदों पर पहुंची हैं जी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो CSIR के महानिदेशक हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं में हम नेतृत्व क्षमता ढूंढने की कोशिश करें, उनको आगे लाएं, ताकि आने वाले 5 साल या 10 साल के बाद हम देख सके कि जेंडर एक इक्वलिटी है उच्चतर पदों पर भी, और वहाँ पर हम देख सके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का चेहरा
हम सिर्फ अभी हम गिनती की महिलाओं का नाम लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी महिलाएं उसी तरीके से बिल्कुल आगे ऐसे ही आएं। होगा जिस तरह से यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। डॉक्टर सिन्हा, अभी पिछले दिनों से देखा जा रहा है, कुछ सालों से, कि रोल ऑफ HR इज इवॉल्विंग, नीड इज इंक्रीजिंग, व्हाई इज दैट सो? एक्चुअली एज आई टोल्ड यू अर्लियर, HR इज एन एसेट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ उनके जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। HR में जब हम लोग देखते हैं तो जो मॉर्निंग में जब एम्प्लॉई हमारे ऑफिस में आता है, आप वहाँ से देखिए कि जब ऑफिस में आ रहा है, वो एंटर हो रहा है, वो किस माइंड फ्रेम में है। वो खुश है, कुछ घर की प्रॉब्लम है उसकी वजह से दुखी है, और ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अगर एक सुखी आदमी, एक जो अंदर से काफ़ी खुशी महसूस कर रहा है ऑफिस में आने पे, उसका जो प्रोडक्टिविटी है, और एक आदमी जो घर से दुखी होकर आ रहा है कि मुझे ऑफिस क्यों जाना पड़ रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो हम लोग वहाँ से कोशिश करते हैं कि उनका इंडिविजुअल पहले उनका डेवलपमेंट प्लान हम स्टार्ट करते हैं, और जब इंडिविजुअल जब ग्रो करेगा, जब उसको काफ़ी अंदर से खुशी होगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, उस जिस ग्रुप में काम कर रहा है उस ग्रुप का डेवलपमेंट होगा, एंड उसके अलावा फिर उसके वजह से फिर हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो इसलिए HR को शुरू से ही बहुत महत्व दिया गया है विदेशों में, लेकिन जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, change is the only thing which matter, which is the constant, you know. So तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए चेंज मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और जब हम चेंज लाना चाहते हैं तो एक नॉर्मल सा रेसिस्टेंस आता है एम्प्लॉयज़ में कि नहीं मैं क्यों करूं, जो चल रहा है ठीक है, मैं क्यों चेंज करूं। तो पहले सबसे पहले उन्हें फिर अगेन ऑन बोर्डिंग जो मैंने कहा था, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है कि देखो हम ये ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाह रहे हैं, और ये उस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से HR इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप दुखी आदमी को रखेंगे, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो हमारा रोल जो HRDC में ये रहता है कि उनको हम सेटिस्फैक्शन लेवल, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स उनका हम हाई रखें जी। इसलिए HR इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और R&D ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं उनका जो उनका जो दिमाग काम कर रहा होता है, उसको ना आप समय में बांध सकती हैं, ना बाउंड्री में बांध सकती हैं किसी देश के, इसमें कभी भी नहीं। तो उनको हमें ये ध्यान देना है कि 24 आवर्स ही शुड बी फ्री ऑफ एनी अदर थिंग। तो इसलिए हम उनको उनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान की जो मैंने बात की, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। डॉक्टर शेख, जैसे कि अभी डॉक्टर सिन्हा बता रहे हैं कि यू आर ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग साइंटिस्ट, सो ये कितना डिफरेंट है अगर हम बात करें जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उससे ये किस तरह से अलग होता है? वेल, आई विल कम अप विथ सम एग्जांपल्स। जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं, they are so engrossed in their world, in their work, then they do not get rightly connected to the other things, let us say like behavioral and other things, because they are more or less introverts. So in our leadership development program, it is our flagship program, in that we conduct it in a 4 module. So first module they have to work out in their lab before coming to the real training. After that they come to the CSA HRDC for 15 days training. There we impart managerial, behavioral, interpersonal skills, presentation skills and other things. So they form a group and they understand each another very well, and then whatever learning they have got during those 15 days, they have to go to their lab and implement there, okay, and then again come back and present. So in few cases what I learned, that one of the scientists who was working in our CSIR lab, they were having their close area, that this is my chemical, this is my pipette, this is my area, and they were having many cubicles on that floor. So after going from the CSIR HRDC, what she did, she was ahead, she said, no, now we have to remove all these barriers. Now this will function as a big unit, and the chemical which is in need by some other person, then they can also take it. Okay. So the whole environment got changed, and she have created a teamwork over there, and whole lot of things got transferred. So this way it is also transforming the people. And I will also come with one more example in the way of interpersonal linkage, that one of the participant who was from Bhopal lab,
he came to Delhi and he got hospitalized. So there he was not knowing anyone to whom to ask, but he quickly brought out the list of the participant in which he was the one of the member. He called the person that I am in this hospital and I am in need of some blood and other things. So he quickly got that help over there. So that way it is also building up. So this is a big role. And how it is helping in other things also, when lot of people come to a single platform with a multidisciplinary expertise. So we also saw one project which was formulated there itself. It is from waste to wealth and some water mission projects. So it is helping a lot way. Yeah. And what I can say that this is not the only in the S&T world. This application we found in the real life also. If parents can take care of their kids, they can provide a right kind of education, right kind of environment and love and care, then it can change everything. It can produce a really highly performing persons, what I see. Yeah. जी डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर शेख कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं होती और भी बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर हम बात करें कि आपके जहाँ पे वर्कफोर्स काम करता है उस एनवायरनमेंट की कैसे आप उसका ध्यान रखते हैं, या फिर और कौन सी चीज़ें हैं उन, जैसे कि आपने कहा महिलाएं आराम से काम कर सके, तो किन किन नीड्स का आप ध्यान रखते हैं जिससे कि वो फोकस करके जो काम करना है उसमें ध्यान दे पाएँ? इसमें मैं अभी आपको रिसेंट एग्जांपल बताना चाहूँगी। अभी हमने कुछ माह पहले ही लीडरशिप प्रोग्राम करवाया था वुमेन के लिए स्पेशली। तो हमने उन्हें बताया था कि आप महिलाएं हैं तो किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में आप डरिए मत, ठीक है। तो उसमें एक एग्जांपल था, हमारे CRRI एक लैब है दिल्ली के अंदर, वहाँ से एक महिला वैज्ञानिक थी। तो वो पूरा प्रोग्राम चला, जो इंस्ट्रक्टर थी उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि चीज़ें कभी ऐसी होती हैं कि एक सर्किल होता है, उस सर्किल के अंदर कुछ चीज़ें होती है जो में आपके कंट्रोल में होती हैं, बिल्कुल, जिनको आप कर सकते हैं, ठीक है, आप जैसा करना चाहें। लेकिन कुछ चीज़ें होती है आउट ऑफ कंट्रोल, कभी कभी आपको बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करके वहाँ पे आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो मैं बात बता रही थी महिला वैज्ञानिक की CRRI से, जब आपको अभी पता है कि जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है उसमें एक महिला जिसके उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक महिला जब घर में जाएगी तो बच्चों का पहला अटैचमेंट उससे ही होगा। तो एक कोशिश की जा रही थी कि महिलाएं कम से कम घर से बाहर निकलें, लेकिन उनका एक ऑफिशियल टूर आया जिसमें उनको जाना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने हमारे ग्रुप के अंदर वो शेयर किया कि इस ट्रेनिंग की वजह से, इसकी वजह से उनमें वो जज्बा आया कि अब मेरे ये चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल हैं घर के उस बाउंड्री में, लेकिन अब मुझे कुछ बिगर सोचना है, अब मुझे घर से बाहर कदम रखना है, इस दिल्ली की बाउंड्री से बाहर रखना है, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक ऑफिशियल असाइनमेंट पूरा करना है। तो शी हैड टू गो, तो वो वहाँ गई, उन्होंने वो काम उन्होंने किया। तो हम उनके अंदर वो डालते हैं कि नहीं, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है और आपको उन्हें निभाना है, उनको पूरा करना है। तो आप कैसे बैलेंस करते हैं उनको, ये आपको सोचना होगा जी। और उनका जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, सबसे पहले हम कहते हैं कि जब आप एक कैंपस में एंटर करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ क्योंकि बचपन से एक पालन पोषण में एक रहता है कि आप महिला हैं, आपका ये काम है, आप पुरुष हैं, आपका ये काम है, ठीक है। तो हम उनके अंदर ये डालने की कोशिश करते हैं कि जब आप कार्य क्षेत्र में आते हैं, आप महिला नहीं हैं, आप पुरुष नहीं हैं, आप एक वर्कर हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आपका जो आइडेंटिफिकेशन उस कार्य के द्वारा है। तो आप सबसे पहले अपने मन से ये भावना, ये हेजिटेशन निकाल दें कि आप, हम चाह रहे हैं कि एक ऑफिस वर्क प्लेस का एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि वहाँ पे हम जेंडर को हटा सकें, एक उसका जो कार्य का जो एक्सपर्टाइज है उसको हम ग्रो कर सके, वो उससे जाना जाए। तो ये हम अभी स्पेशली चला रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर जो है कि हमारे CSIR HRDC के जो प्रमुख है वो चाह रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ महिलाओं के लिए ना हो, वर्क लाइफ बैलेंस पुरुषों के लिए भी हो। बिल्कुल, क्योंकि जब महिला कार्य क्षेत्र के अंदर आ रही है, अपना बेस्ट दे रही है, तो एक पुरुष जाके किचन के अंदर एक अच्छा आलू का पराठा क्यों नहीं बना सकता? तो उसके अंदर भी वो हमें कंटेंट डालना है। तो वो भी आप ट्रेन करते हैं? वो भी हम अब चाह रहे हैं कि हमारा जो फ्यूचर मैंडेट है ये है कि पुरुषों को भी डाला जाए वर्क लाइफ बैलेंस में। जैसे महिलाओं को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए, घर को भी बैलेंस कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट ये रहेगा
पुरुषों के लिए कि आपने अपनी जो लीडरशिप है, जो भी चीजें हैं आपने कार्य क्षेत्र में दिखा ली, जरा एक महिला की तरह किचन में भी उतरिए, बच्चों को भी संभालिए। तो हमें हमारा फ्यूचर एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम पुरुषों को भी ट्रेन करें। क्यों एक महिला पे ही दोहरी जिम्मेदारी ला दी जाए, एक पुरुष पर भी क्यों नहीं ला दी जाए। जी, डॉक्टर ने अभी बताया, उन्होंने कोविड की बात की। डॉक्टर सिन्हा, अनयूजुअल टाइम था, अभी पैंडेमिक चल ही रहा है, तो इस समय में क्या कुछ आपने ऐसे स्टेप्स लिए हैं? कुछ वर्चुअल काफ़ी इन दिनों इंट्रोड्यूस हुआ है, लोग घर से ही ऑफिस कर रहे हैं, घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपने भी कुछ इस तरह के इनोवेशंस किए हैं क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब लॉकडाउन जब डिक्लेयर हुआ था तो जैसे बाकी लोग अवाक थे, हम लोग भी अवाक थे एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर ऑल्सो, कि ये इसको कैसे हम लोग कोप अप करेंगे जी। और क्योंकि HRDC के और जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो ज़्यादातर ये होते हैं कि हम उनको अपने कैंपस में बुलाया और उनसे सिर्फ थ्योरेटिकल उनको जानकारी प्रेजेंटेशन के थ्रू नहीं देते हैं, फील्ड वर्क भी हम उनसे कराते हैं, जैसे टीम बिल्डिंग है या जो हर्डल्स हैं उसको कैसे पार करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको हम इन पर्सन वहाँ पे बुला के करें। बट पैंडेमिक की वजह से शुरू में तो परेशानी हुई, लेकिन थैंक्स टू आवर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मांडे, उन्होंने बहुत क्विक रिएक्ट किया इसके ऊपर एंड देन ही सजेस्टेड ऑल द लैब्स इंक्लूडिंग HRDC दैट वी शुड गो ऑन द वर्चुअल मोड जी। और हम लोगों ने उस समय एक्सप्लोर किया और एक MS टीम्स को लिया। और तो इनिशियली हम लोग को भी काफ़ी परेशानी हो रही थी कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं, जो कि अभी तक हमारी ये थे कि भाई फील्ड में कराना है, उसको हम वर्चुअल कैसे कराएं। But thanks to our team in HRDC, we have worked out and starting from you can say first week of April itself, हम लोगों ने वर्चुअल प्रोग्राम से स्टार्ट कर दिए। एंड इवन जैसे अभी डॉक्टर सोमनाथ चौधरी ने बताया कि विमेन लीडरशिप का जो प्रोग्राम किया, तो लीडरशिप का तो एसेंशियल पार्ट है टीम बिल्डिंग एंड जो हर्डल्स होते हैं वो टीम के साथ ही आप उसको कर सकते हैं। तो जो हमारा फॉर्मुलेशन होता है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसमें ये है कि जो हर्डल्स हैं आप इंडिविजुअली भी आपको उसको पार करना है और टीम के साथ भी कैसे करना है, वो वर्चुअल मोड में नहीं हो सकता है। बट अगेन वी हैव डिजाइन द प्रोग्राम और वुमेन के लिए, क्योंकि वो जरूरी था करना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि इसे आप जल्दी करें। जैसा इन्होंने बताया कि हमारे महानिदेशक महोदय और उनका है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोल दिया जाए, तो डिजाइन किया हम लोगों ने, प्रोग्राम किया। तो अब उसका नतीजा ये है कि आप ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं और इसका दोनों ही चीज़ में कहना चाहूँगा कि इस पे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जी बिल्कुल। फ़ायदा ये है कि इसमें जब हम प्रोग्राम करते हैं तो इसमें किसी भी प्रोग्राम में 100 से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े जाते हैं और उसका फ़ायदा, एक दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो अपने वर्क प्लेस पर बैठ करके कर रहे हैं, या अगर वो वर्क फ्रॉम होम है तो घर से भी अटैच हो सकते हैं। नुकसान ये है कि जो चीज़ें हम लोग जो इंटरपर्सनल रिलेशन जो एक साथ बैठ करके जो हर्डल क्रॉस करने में होता है वो अभी लैकिंग है। बट धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है एंड वी होप कि हम लोग फिर से इनका प्रोग्राम हम इन पर्सन हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। बट ये हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं अभी इसमें, और इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जैसे हमारे महानिदेशक महोदय बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन वर्चुअल प्रोग्राम्स में आधा घंटा समय निकालना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उनको लिया हम लोगों ने। प्लस जैसे फॉरेन के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने बताया आपको, कुछ प्रोग्राम्स हम लोगों ने किया, तो फॉरेन के एक्सपर्ट्स को भी हम लोगों ने बहुत आसानी से उनको हम लोगों ने जोड़ लिया अपने साथ, और उनके टाइम के हिसाब से, जैसे अगर अमेरिका के हैं तो हमने अपना टाइमिंग चेंज कर लिया। घर से बैठ के कर सकते हैं आप, अगर 10 बजे रात में आपको प्रोग्राम करना है तो ये फ़ायदा तो है ही है इसमें। तो दोनों चीज़ें हैं। तो लेकिन ये कि हाँ, कोविड को देखते हुए हम लोगों ने इमीडिएटली CSIR ने काफ़ी चेंज किया अपने आप को, और जो समय के हिसाब से जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से वी हैव कम अप। सो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर शेख, डॉक्टर शोभना, आप स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।